हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं जीएस 3 के अंदर पूछे जाने वाला एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का, जिसको हम होलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें से जो भी क्वेश्चन आए उनको हम आंसर करने के योग्य बन सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, डिस्कस द पोटेंशियल एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैप दिस पोटेंशियल। तीन पार्ट सीधे सीधे बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 15 मार्कर में ही पूछा जाएगा अगर इतनी चीजें पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 15 मार्क्स 250 वर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके अंदर आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बताना है। तीन चीजों के को लेके ध्यान में रखते हुए क्लियर सबसे पहले पूछा है चैलेंजेस क्या है, क्या चीजें अड़चने हैं, बाधाएं हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करने से रोक रही हैं या रोकती आ रही हैं पिछले कुछ सालों से। फिर हमने बात करनी है कि इंडिया में क्या पोटेंशियल है और क्या क्या चीजें कर सकता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। मींस स्कोप एंड पोटेंशियल दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है और फूड प्रोसेसिंग क्या क्या चीज़ें अचीव भी कर सकता है। हमने ये काफ़ी ज़्यादा एनविसेज किया है क्योंकि हम जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से मंत्रालय चलाते हैं, मिनिस्ट्री चलाते हैं और उसको लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम्स हम लॉन्च करते हैं। फिर उन स्कीम्स के बारे में हम बताएंगे कि इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर और तभी यूपीएससी ने अलग से इसको एक टॉपिक बना के, सब टॉपिक बना के आपके जीएस 3 सिलेबस के अंदर रखा है। देखिए, जो इकोनॉमी के आंसर्स होते हैं उसमें सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा फ्रेंड आपका होता है डेटा। अगर आप डेटा प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी आंसर में इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आपका एक थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल आर्गुमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से उभर के आते हैं आपके आंसर में। और आपकी पर्सनैलिटी भी चेक होती है आपके आंसर से कि आप ऐसे हवा में बात नहीं करने वाले हो। आप कुछ तथ्य रखोगे, कुछ फैक्ट्स रखोगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे आप आंसर देने वाले हो। ये थोड़ा सा मेहनत का काम होता है पढ़ाई करते टाइम, लेकिन अगर हम सारे सब टॉपिक से रिलेटेड दो तीन डेटा अपने पास रखें तो हम हर तरीके से कंक्लूड और इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कुछ आंसर्स का, बहुत सारे आंसर्स का। मतलब 20 में से ऐसा मैं कह सकता हूं कि 12 से 13 आंसर्स का आपके पास एक डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन का ऑप्शन हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन दो, लेकिन एक ऑप्शन रखना बुरी बात तो नहीं। अब इंडियन फूड सेक्टर की बात करें तो स्केल के टर्म्स में वो वर्ल्ड वाइड 5th नंबर पे लाई करता है। साइज मतलब कि ओवरऑल फूड सेक्टर का साइज जो है ऑलमोस्ट 6% कंट्रीब्यूट करता है हमारी एंटायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। ऑलमोस्ट 13% है शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड ऑलमोस्ट 6% है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का भारत के अंदर। 6% ऑल्दो हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये एक तरह से आपको एक जनरल आइडिया दे देता है फूड प्रोसेसिंग या फूड सेक्टर्स के बारे में, जिसके बाद आप अच्छे नोट से स्टार्ट करके चैलेंजेस के ऊपर आओगे। दूसरा एक तरीका होता है, आप डिफाइन कर सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होता है, बट इट इज़ अ वेरी जेनरिक वे टू आंसर एनी क्वेश्चन। डिफिनेशन के तौर पे आप आंसर दे भी सकते हो अगर आप चाहो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये वाला जो इम्पैक्ट होगा इस इंट्रोडक्शन का काफ़ी इफेक्टिव होगा और आपकी आपकी रिस्पेक्ट इंट्रोडक्शन से ही बढ़ जाएगी एग्जामिनर की नज़रों में। आप ये समझिए। फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है इस सेक्टर को लेके, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस पता होते हैं, लेकिन हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले तो है सप्लाई चेन की बात होती है, लॉन्ग एंड फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन यानी कि जहाँ से हमारे फूड प्रोडक्ट्स कहाँ से आने हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आने हैं या आपके लाइफ स्टॉक से आने हैं। तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो ये अनऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन करता है। एग्रीकल्चर के अंदर 85% स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड ओनर्स हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअली डिफाइन करना और एक रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरे के पूरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 42% है, 42% है। इसका मतलब ये हो गया है कि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड के बहुत सारे इंप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन एक इंप्लीकेशन ये होता है कि ये कलेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से डिस्टिंक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है जो हमारी सप्लाई चेन है, और दूसरा क्रॉप, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं अलग अलग नेबरिंग लैंड्स पे। ऐसे फार्म की कलेक्टिवाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतनी ज्यादा
इनग्रेन्ड नहीं है सोसाइटी के अंदर, या हर जगह पे यूबिक्विटस नहीं हो चुकी। यूबिक्विटस मतलब हाँ, आम तौर पे कमर्शियल फार्मिंग नहीं हो रही है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हो रही है बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे इलाकों में, जो कि मतलब अनरिलायबल वेदर पैटर्न्स, अनरिलायबल मार्केट पैटर्न्स के ऊपर वल्नरेबिलिटी दिखाती है। इसीलिए हमारी जो सप्लाई है वो रेगुलर सप्लाई हो, एक अश्योर्ड सप्लाई हो, टाइमली सप्लाई हो, ये इंश्योर नहीं हो पाता है। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी, यूनिफॉर्मिटी अफेक्ट हो जाती है किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें। ऑल्दो अब तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया पिछले 7-8 सालों में, लेकिन स्टिल दिस इज अ थिंग दैट इज इन द बिल्डिंग स्टेज। फिर हमारे पास स्किल गैप है इंडस्ट्री के अंदर। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिसर्च की माने तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हर साल 1 लाख ट्रेंड पर्सोनेल की जरूरत पड़ती है, जबकि सिर्फ 10,000 ट्रेंड पर्सोनेल ही आते हैं। तो इसको आप रूट बैक कर सकते हो हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी, कि एजुकेशन सिस्टम में इतने इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है या इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है जो हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स को प्रिपेयर कर पाए फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ होते हैं। आप क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो है काम जॉब्स जनरेट कर सकते हो, फैक्ट्रीज के अंदर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर जॉब जनरेट कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स के अंदर जॉब जनरेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती है। वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग की कमी नज़र आई है, ऑल्दो पिछले कुछ सालों में ये इंप्रूव भी हुआ है, तो पोटेंशियल में ये डिस्कस करेंगे। फिर हमारी लॉजिस्टिक्स के चैलेंज होते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ आपको कि ये पॉइंट ऊपर रख दो और ये पॉइंट नीचे, मैंने जानबूझ के रखा है ताकि मैं आपको अपने आंसर में गलती बता सकूं। आपको प्रेफरेबली लॉजिस्टिक्स वाला जो पॉइंट है वो ऊपर लिखना चाहिए, स्किल गैप वाला बाद में, क्योंकि जब लॉजिस्टिक्स बन जाएगा तो अपने आप स्किल गैप भी काफ़ी कम होने लगेगा। लॉजिस्टिक्स यानी कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट से लेके कंज्यूमर तक जो पहुंचने वाले बीच में जितने भी स्टेजेस आते हैं वो लॉजिस्टिक्स के अंदर कवर होते हैं। और ये लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए है, तभी तो हमने गति शक्ति और ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं जिससे सिर्फ फूड प्रोसेसिंग नहीं लेकिन ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो लॉजिस्टिक्स का चैलेंज मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे आना चाहिए यहाँ पे, और स्किल गैप्स वाला थर्ड नंबर पे आ सकता है। तो कंप्लीट कोल्ड चेन, स्लगिश ट्रांजिट, इनएडिक्वेट नेटवर्क ऑफ रिटेल सुपरमार्केट्स भी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग एक्सपैंड नहीं होती है। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि मल्टी मॉडल ट्रांजिट के कम माध्यम है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट के कम मेजर्स है, और हमारा जो सारा का सारा लोड है वो रोड के ऊपर है, रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, विच कैरीज 40% ऑफ द लोड। whereas it has lesser नेटवर्क, कम नेटवर्क है लेकिन लोड ये बहुत ज़्यादा लेता है, और रोड सबसे लीस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लीस्ट एफिशिएंट मतलब पर किलोमीटर पर फ्यूल जो आप खर्च करते हो, पर लीटर फ्यूल जो आप खर्च करते हो उसमें सबसे कम सामान आप लेके जा सकते हो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आप रेलवेज में ज़्यादा लेके जा सकते हो फ्रेट के थ्रू, आप वाटरवेज में ज़्यादा लेके जा सकते हो। तो ये जो लॉजिस्टिक्स के चैलेंज है जिसमें ये ट्रांसपोर्ट भी एक एलिमेंट होता है, उसके अलावा जहाँ पे वेयर हाउसिंग होती है, स्टोरेज होती है, वो भी एक एलिमेंट होता है। तो इन एलिमेंट्स को भी हमने टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट अलग लिख रहा हूँ। दिस इज टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, कि हमारे पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमें इनके लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है कुछ ऐसी कंपनीज पे या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पे जिसको हम इंडिजिनियसली डेवलप नहीं कर रहे हैं या इस स्केल पे नहीं कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में नेशनल चेन बना सके। तो इंडिया में अभी पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, और जो पिछले 2 साल में हुई है वो शायद इसलिए भी क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको लेके हमने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को स्केल अप किया है। बट ओवरऑल अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो 8200 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी 2020 के अंदर। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आपके पास अगर लेटेस्ट डेटा आ जाता है उसको भी ऐड कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। इसमें से लेकिन 75% सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट्स के स्टोरेज के लिए फेवरेबल है, जैसे मोस्टली पोटैटोज या आलू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे 3 तरीके के जो फार्मर्स हैं, एक तो एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स हैं, फिर हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं, और फिर हमारे लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं जो मीट में डील करते हैं या पोल्ट्री में डील करते हैं। इन सब के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स प्रोवाइड करने हैं और उनको इनकरेज करना है कि एट एवरी मिनिमम डिस्टेंस, मतलब हर 2, 2.5, 3 किलोमीटर पे आपके पास
एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट अवेलेबल हो। जब तक ये नेटवर्क नहीं बन जाता तब तक आप इसको स्केल अप नहीं कर सकते इस सेक्टर को। अभी भी आज भी 7 to 8 मिलियन टन्स की जो कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है हमारे कोल्ड स्टोरेज की, जिसकी वजह से हम वेस्टेज होते हुए देखते हैं। तो वो प्रोसेस्ड फूड की वेस्टेज होती है या एग्रीकल्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स की वेस्टेज होती है। जिस भी वेस्टेज की बात करें इंडिया उसमें काफी ऊपर आ रहा है। उसका रीजन यही है कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज थोड़ी सी अभी भी लैग कर रही हैं। उसका एक कारण है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमी नजर आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आप अलग लिख सकते हो, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू राइट, बट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट। इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स में आपने नहीं खोना है। फिर आपसे पूछा गया पोटेंशियल क्या है इंडस्ट्री का, तो एक एक लाइन में पोटेंशियल बना दोगे। सबसे पहले डिमांड इस भारत में इतनी ज्यादा है कि इंडिया की फूड और ग्रोसरी मार्केट वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट हो चुकी है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रोपोर्शनल है और 70% ऑफ द सेल्स को रिटेल कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी पॉइंट है हमारे पास रॉ मटेरियल ही बहुत है फूड प्रोसेसिंग के लिए। मिल्क सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हम बनाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जैसे मैंगोज बनानाज इसमें हम टॉप नंबर पे है, टी कॉफी वगैरह पे इसमें हम सेकंड या थर्ड नंबर पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है। हमारे पास लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है जिससे हम डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो और उसको एक्सपोर्ट के लिए हम ले जा सकते हैं, वो अलग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। इसकी पोटेंशियल ये भी है सर कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और एक बात और, ये विमेन को बहुत ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इसमें जिस तरीके के स्किल सेट्स चाहिए होते हैं वो विमेन के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही हमारी कंट्री के अंदर विमेन सेंट्रिक जो एम्प्लॉयमेंट होती है कि बिकॉज हमारी सोशल कंस्ट्रक्ट ही कुछ ऐसा है कि फूड प्रोसेसिंग में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो विमेन बहुत अच्छे से स्किलफुली डेफ्टली कर सकती है एज कम्पेयर टू मेन। तो विमेन की एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत ज़्यादा जो है प्रमोशन देने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं डिमांड साइड भी बात करूं, कंज्यूमर साइड सप्लाई साइड तो बात कर रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी क्योंकि सप्लाई बढ़ानी है, लेकिन जिस तरीके से डिमांड आती है फूड प्रोसेस्ड फूड्स की वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि विमेन लेड इकोनॉमीज या विमेन लेड हाउस भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन भी अब बढ़ती जा रही है क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस में बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एसोचैम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉय 90 लाख पीपल बाय 2024, जो कि और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए एज वी स्केल अप। फिर हम एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे डिपेंडेंट रह सकते हैं क्योंकि प्रेजेंटली भी देखा जाए तो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स जो है वो 26% के रेट से ग्रो कर रहा है और फॉरेन एक्सचेंज इससे आता है। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारे लिए रखता है। एंड फाइनली फार्मर इनकम को इम्प्रूव करने के लिए ये सस्टेनेबल सोर्स है क्योंकि अगर फार्मर बेटर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की वैल्यू चेन में होगा, सिर्फ ये नहीं होगा कि वो राइस दे रहा है तो राइस बिक रहा है मार्केट में, बस इतना ही नहीं, उस राइस से अगर कोई मिल्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स बनते हैं तो उस राइस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है ना। तो हम देखते हैं कि जो बिरयानी वाला राइस होता है या अलग से जो राइस दावत का आपने देखा हो या इंडिया गेट का आपने देखा होगा, बिरयानी वाला राइस ज़्यादा महंगा है। और अगर इवेंचुअली अगर वो महंगा है तो फार्मर को भी उस क्वालिटी के लिए उतने दाम मिलने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकली हो सकता है कि ये कंपनी इसमें अपना पैसा कमा जाए, लेकिन हम सोच के तो यही चलेंगे ना कि फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस होंगी। वी डोंट मेक लॉज और पॉलिसीज थिंकिंग कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होनी है। वी मेक लॉज एंड पॉलिसीज कि उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फार्मिंग को रिम्यूनरेटिव बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो चुकी है बहुत पहले से। ऐसे मतलब आज से 5-10 साल का जो गैप था उसमें तो काफ़ी बढ़ चुकी है। एंड रीसेंट 3-4 ईयर्स में तो ये जैसे जैसे आपके फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स, ग्रोसरी स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं और भी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स की डिमांड जो है घर घर बढ़ती जा रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए होते हैं ये तो हम बहुत सारे सोर्सेज में पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में हज़ारों बार पढ़ा होता है,
चार पांच वही हमने स्कीम्स या इनिशिएटिव्स बता देने होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर हमने कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को डाला हुआ है एग्रीकल्चर के अंडर। अप्रैल 2015 से ये पॉलिसी हमने अपनाई हुई है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आपको पता होगा, जैसे आरबीआई मैंडेट करता है कि जो कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको अपने लेंडिंग टोटल लेंडिंग का 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। उसमें से एक सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसमें से एक सब सेक्टर है कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग। फिर बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग को 100% ऑटोमेटिक एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन ग्रांट की गई है। नाबार्ड के साथ मिलकर 2000 करोड़ रुपए का स्पेशल फूड प्रोसेसिंग फंड क्रिएट किया गया है, जिसमें इस फंड में से रीजनेबल रेट्स पे लोन्स दिए जाएंगे मेगा फूड पार्क्स के लिए। पहले तो ये सिर्फ मेगा फूड पार्क्स के लिए थी, फिर उसके बाद ये एक्सटेंड कर दी गई उन बड़े फूड पार्क के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए भी पैसे दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो छोटे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर्स होते हैं, है ना, उनको भी पैसा दिया जा सकता है। यानी कि जो सिर्फ ग्रेडिंग करते हैं, मान लो, है ना, सिर्फ ग्रेडिंग, क्लीनिंग और पैकेजिंग करते हैं, है ना, कुछ प्रोसेस नहीं करते हैं, उनको भी आप ये प्रोवाइड कर सकते हो लोन फैसिलिटी। फिर आती है पीएम किसान संपदा योजना, जिसने पुरानी सभी स्कीम्स को मर्ज किया। तो उसके बारे में डेटा आप लिख सकते हो कि इसमें ये एनविसेज किया जा रहा है कि 31,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 334 लाख मीट्रिक टन ऑफ एग्रो प्रोड्यूस या 33.4 मिलियन टन। ठीक है, तो ये जो है ना, अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है 30 मिलियन टन की, हम 33.4 तक हैंडलिंग कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इतने प्रोड्यूस को हम प्रोसेस कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी जनरेट हो सकती है पीएम किसान संपदा योजना के द्वारा। और रीसेंट टाइम्स में 1-2 साल पहले पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम आई थी, क्योंकि हमने बात की थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, माइक्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स की। तो उनको अगर आप फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दोगे, है ना, तो वो माइक्रो से थोड़े से स्केल अप होने की तरफ बढ़ेंगे, जिससे उनकी अश्योर्ड जो है, उनकी तरफ से प्रोडक्शन साइकिल जो है अश्योर्ड हो जाएगी और वो बेहतर लोन ले सकेंगे, बेहतर टेक्नोलॉजी को स्केल अप कर सकेंगे। तो इवेंचुअली हम ये कहेंगे कि इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स में जो इंप्रूवमेंट हो रही है, एग्रीटेक यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री सोइंग टू द पोस्ट हार्वेस्टिंग, और जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बनता जा रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मिलके, उसमें हम कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, जिसमें अब वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ग्लोबल जायंट हमें बनाएगा। पॉजिटिव इसमें हमने दे देना है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग को बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर माना जाता है। और चैलेंजेस तो हमने पहले बता दिए, अब हमने थोड़ा सा अच्छी बात भी करनी है। फाइनली, अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर्स इवैल्यूएट हो और हर हफ्ते मैं आपसे पर्सनली वो डाउट सेशन के थ्रू डिस्कस करूं और आपकी इवैल्यूएशन को भी डिस्कस करूं, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर उसे करना चाहते हैं और एक लेवल पे आना चाहते हैं जिसके बाद आप टेस्ट लिख सकते हैं, बिकॉज बिफोर बीइंग bombarded with 20 questions in 3 hours, you should be able to write at least 1 question in 10 minutes। तो वो स्टेज तक अगर आपको पहुंचना है, मेरे साथ आप पहुंच सकते हैं। इस कोर्स को आप ज़रूर एनरोल करें और इन दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें, जहां पे मैं आपकी मदद करूंगा एक फंडामेंटल ऑफ आंसर राइटिंग को क्लियर करने में।